उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस। साथियों, हम सभी तमाम विषयों पर चर्चा कर चुके थे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है वो है अपठित गद्यांश। साथियों, अपठित गद्यांश क्या है इसको समझेंगे और इनके प्रश्नों को कैसे हम लोग ढूंढ कर लिखते हैं इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से जानेंगे। साथियों, आइए देखते हैं अपठित गद्यांश क्या है। अपठित गद्यांश आपका यहां लिखा हुआ है कि किसी किसी अनुच्छेद, अवतरण या पाठ को पढ़कर परीक्षार्थियों ने कितना समझा या जानने के लिए उस जो परीक्षण किया जाता है उसी पाठ बोधन या अपठित गद्यांश कहते हैं। साथियों, यहां लिखा हुआ है कि किसी अनुच्छेद या पाठ को पढ़कर, ठीक है, किसी अनुच्छेद या पाठ को पढ़कर परीक्षार्थियों ने कितना समझा उसे जानने के लिए जो दिया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश कहते हैं। तो अपठित गद्यांश कैसे बनाए जाते हैं साथियों, आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश कैसे बनाए जाते हैं। यहां लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम मूल अवतरण को कई बार एकाग्रता पूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को अच्छी तरह से क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। सर्वप्रथम पूरा एकदम पढ़ना चाहिए सबसे पहले, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, फिर पुनः क्या करना चाहिए, पुनः फिर एक बार पढ़ना चाहिए और रेखांकित कर लेना चाहिए, फिर उसके हमको प्रश्नों को हल करना चाहिए। तो आइए साथियों, गद्यांश नंबर 1 को देखते हैं और उसके प्रश्नों को हल करते हैं। साथियों, कुछ लोगों ने बताया कि हमको शीर्षक जो होता है उसको ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। तो शीर्षक क्या होता है, जो उसका केंद्रीय भाव होता है वही शीर्षक होता है। जो केंद्र में होता है वही वही क्या होता है, शीर्षक होता है। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश नंबर 1। क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा जीवन के लिए अमूल्य औषधि है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो शिक्षा है वो जीवन के लिए क्या है, अमूल्य औषधि है, जो उसे विभिन्न विकारों से मुक्त कर स्वस्थ बनाती है। जो उसे विभिन्न विकारों से क्या करती है, मुक्त करके क्या बनाती है, स्वस्थ बनाती है। वर्तमान में शिक्षा के समक्ष विभिन्न चुनौतियां आई हैं। क्या आई हैं, विभिन्न चुनौतियां आई हैं। छात्रों व शिक्षकों के संबंध उनमें से एक है। छात्र और शिक्षा के संबंध परस्पर प्रेम, विश्वास और श्रद्धा पर अवलंबित होने चाहिए। किस पर, श्रद्धा पर अवलंबित होने चाहिए। लेकिन आज ऐसा कम देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है, आज ऐसा कम देखने को मिल रहा है। अधिकांश छात्र बिना परिश्रम ही अच्छी सफलता की आकांक्षा रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, जो अधिकांश छात्र हैं बिना सफलता के क्या कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा की क्या कर रहे हैं, आकांक्षा रख रहे हैं। यह अनुचित प्रवृत्ति उनमें कैसे पल्वित हो रही है। शिक्षक से छात्र एक आदर्श प्रस्तुत करने की भाषा की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है, या मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, या चित्रकार अपनी तूलिका से चित्रों में रंग भरता है। किसमें, चित्रों में रंग भरता है। उसी प्रकार शिक्षक का दायित्व है कि वह अपने श्रेष्ठ आचरण से, किससे, श्रेष्ठ आचरण से छात्रों को अनुशासित, कर्तव्यपरायण और मानवीय संवेदनाओं से युक्त बनाने की क्या दे, प्रेरणा दे। क्या दे साथियों, प्रेरणा दे। वही समाज का दायित्व है, शिक्षकों के प्रति है। शिक्षकों की मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसे समुचित क्या देना चाहिए, धन दिया जाना चाहिए। वर्तमान मेरा पेट खाऊ मैं ना दे खाऊ व्यवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है कि राजधीन सेवाओं में भले ही शिक्षकों को उचित वेतन मिल रहा हो, लेकिन लेकिन आगे देखिए साथियों, आगे निजी क्षेत्रों में संचालित स्कूलों में उनका क्या हो रहा है, जमकर क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इन स्कूलों में निम्न वर्ग के ही शिक्षक शिक्षा नहीं देते, वरन मध्यम वर्ग के शिक्षक भी शिक्षा देने को क्या है, बाध्य हैं। कौड़ियों में शिक्षकों को धन देने वाली शिक्षण संस्थाओं से कैसे आशा की जाती है कि उनके शिक्षक छात्रों को हृदय से एकाग्रचित हो शिक्षित कर पाएंगे। निजी क्षेत्र में संचालित स्कूलों में शिक्षिकाओं को व्यापक पैमाने पर भर्ती किया जाता है। किस पर, व्यापक पैमानों पर भर्ती किया जाता है। अधिकांश निजी स्कूलों के संचालक इन शिक्षिकाओं को 500 से 1000 रुपए परिश्रमिक देते हैं। इसके साथ साथ उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करते हैं। शिक्षा के मंदिर में ऐसा व्यवहार क्या है, निंदनीय है। शिक्षा के मंदिर में ऐसा व्यवहार निंदनीय है।
अब एक बार प्रश्नों को हम पढ़ लेते हैं साथियों, फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ेंगे, रेखांकित करेंगे, फिर उसके बाद इसका जवाब देंगे। तो क्या है प्रश्न? पहला है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। दूसरा है छात्रों को योग्य मानव बनाने का दायित्व क्या है, किसका है। और तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है मेरा पेट खाऊ मैं न देखाऊ व्यवस्था से क्या आशय है। चौथा प्रश्न है शिक्षकों को जमकर शोषण कहाँ हो रहा है। और पांचवा प्रश्न क्या है साथियों? उपरोक्त गद्यांश उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य, छात्रों को सुयोग्य मानव बनाने का दायित्व किसका है, ध्यान रखिएगा इसको। मेरा पेट खाऊ मैं न देखाऊ व्यवस्था में क्या आशय है। ठीक है, और यहाँ शिक्षकों का जमकर शोषण कहाँ हो रहा है और इसका शीर्षक बताना है। तो यहाँ पर आइए फिर से खोजते हैं इसको। इसमें शिक्षा जीवन के लिए क्या है, मूल औषधि है। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षा जीवन के लिए मूल औषधि है, उसे विभिन्न विकारों से मुक्त कर स्वस्थ बनाती है। क्या? विभिन्न विकारों से मुक्त कर स्वस्थ बनाती है। पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब पूछ रहा था कि हमें शिक्षक में छात्रों में एक आदर्श प्रस्तुत करने की भाषा की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है या मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, चित्रकार अपनी तूलिका से चित्रों से रंग भरता है, उसी प्रकार शिक्षक का दायित्व है कि वह अपना श्रेष्ठ आचरण से छात्रों को अनुशासित, कर्तव्य परायण और मानवीय संवेदनाओं से युक्त बनाने की क्या दे, प्रेरणा दे। अगला क्या है? मेरा पेट खाऊ मैं न देखाऊ। ठीक है, व्यवस्था में ऐसा नहीं हो रहा है कि राजधीन सेवाओं में भले ही शिक्षकों को उचित वेतन मिल रहा हो, लेकिन क्या है, लेकिन निजी क्षेत्र में संचालित स्कूलों में उनका क्या हो रहा है, जमकर शोषण हो रहा है। इन स्कूलों में विभिन्न निम्न वर्ग के शिक्षक शिक्षा नहीं देते, मध्यम वर्ग शिक्षक भी शिक्षा देने को क्या है, बाध्य हैं। कौड़ियों में शिक्षकों को धन देने वाली शिक्षण संस्थाओं से कैसे आशा की जाती है कि उनके शिक्षक छात्रों को हृदय से एकाग्रचित कर पाएंगे। निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षकों से शिक्षिकाओं को व्यापक पैमाने पर भर्ती किया जाता है और उन्हें वेतन कितना देते हैं, 500 से 1000 देते हैं। और लिखा हुआ इसके साथ साथ उनका शारीरिक व मानसिक शोषण करते हैं। तो आइए प्रश्नों को फिर देखते हैं और उनके जवाबों को देते हैं। यहाँ पहला प्रश्न क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है साथियों। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ शिक्षा का उद्देश्य क्या था कि विकारों से मुक्त करना और स्वस्थ बनाती है। शिक्षा जो होती है विकारों से मुक्त करती है और क्या करती है, स्वस्थ बनाती है। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या है, विकारों को दूर करना। क्या है साथियों? विकारों को दूर करना, विवेक जागृत करना, जीविका दिलाना, ये सभी। यानी जो शिक्षा का उद्देश्य है क्या है, विकारों को दूर करना, विवेक जागृत करना, जीविका दिलाना, ये सभी। कौन सा सही रहेगा साथियों? यानी कि पूरा सही है आपका विकल्प नंबर डी, ये सभी। यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो विकारों को दूर करना, विवेक जागृत करना, जीविका दिलाना आदि सभी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों कि छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने का दायित्व किसका है। छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने के लिए दायित्व किसका है। तो आइए यहां देखते हैं यहाँ कि छात्रों को, यहाँ लिखा हुआ है कि छात्रों को शिक्षक छात्रों में से एक आदर्श प्रस्तुत करने की भाषा की जाती है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देता है या मूर्तिकार मूर्ति को बनाता है, चित्रकार अपनी तूलिका से चित्रों से रंग भरता है, उसी प्रकार शिक्षक का दायित्व है कि वह अपने श्रेष्ठ आचरण से छात्रों को अनुशासित, कर्तव्य परायण और मानवीय संवेदनाओं से युक्त बनने की प्रेरणा दे। मतलब किसका दायित्व है? यहाँ क्या है, छात्रों को योग्य बनाने का दायित्व किसका है, किसका है साथियों? आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए कि छात्रों को एक सुयोग्य मानव बनाने के लिए किसका दायित्व है। फिल्मों का, टीवी का, या शिक्षक का, या समाचार पत्रों का? आप लोग बताइए साथियों कि किसका दायित्व है। तो आपका विकल्प नंबर सी सही है। क्या सही है? विकल्प नंबर सी सही है। विकल्प नंबर आपका सी सही है कि किसका है, शिक्षक का है। बाकी ना फिल्मों का है, ना टीवी का है, ना समाचार पत्रों का है। अगला साथियों कि मेरा पेट खाऊ मैं ना देखाऊ व्यवस्था से क्या आशय है। मेरा पेट खाऊ मैं ना देखाऊ व्यवस्था से क्या आशय है। स्वार्थी व्यवस्था,
लोभ व्यवस्था या निस्वार्थी व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। क्या है साथियों? स्वार्थी व्यवस्था। तो इनमें से क्या है? स्वार्थी व्यवस्था। मेरा पेट हाउ मैं ना दे काऊ, पहला नंबर सही है ए की स्वार्थी व्यवस्था। किससे है? स्वार्थी व्यवस्था से है साथियों। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों का जमकर शोषण कहां हो रहा है? शिक्षकों का जमकर शोषण कहां हो रहा है? तो यहां पर कहां है? आइए देखते हैं इसमें कि शिक्षकों का जमकर शोषण कहां हो रहा है। यहां लिखा हुआ है कि क्षेत्र में संचालित स्कूलों में उनका जमकर शोषण हो रहा है। निजी स्कूलों में तो कहां हो रहा है साथियों? निजी क्षेत्रों में। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा आपका? शिक्षकों का जमकर शोषण कहां हो रहा है? विकल्प नंबर ए आपका सही है, निजी क्षेत्र में। कहां पर? निजी क्षेत्रों में शिक्षकों का जो है जमकर शोषण हो रहा है। अगला प्रश्न है साथियों कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? शिक्षा एवं शिक्षक, शिक्षकों का दायित्व, शिक्षा के समक्ष चुनौतियां या शिक्षा एवं समस्याएं। क्या होगा साथियों? मतलब उसके केंद्र भाव को बताना है। तो केंद्र भाव में क्या था? शिक्षा एवं के समक्ष चुनौतियां, मतलब उसकी चुनौतियों को बताता है कि विद्यार्थियों किस प्रकार विद्यार्थियों के सामने पेश आना चाहिए, किस प्रकार निजी स्कूलों में 500 या 1000 महिलाओं को ज्यादा मतलब भर्ती करते हैं, किस प्रकार उनका शोषण करते हैं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से। तो क्या सही रहेगा आपका? शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। आपका विकल्प नंबर सी सही है, शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। शिक्षा के समक्ष चुनौतियां। आइए अगला देखते हैं। गद्यांश नंबर 2 है साथियों। क्या है? गद्यांश नंबर दूसरे को देखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक उस राष्ट्र की अपनी बाड़ी नहीं होती है। मतलब किसी भी राष्ट्र की संस्कृति क्या होती है? तब तक गूंगी रहती है जब तक कि उसकी अपनी वाणी नहीं होती है। क्या नहीं होती? अपनी वाणी, मतलब अपना कोई भाषा नहीं होता है। राजनीतिक पराधीनता की हमारी बेड़ियां जरूर कट गई हैं। क्या कहता है कि राजनीतिक पराधीनता की हमारी बेड़ियां जरूर कट गई हैं, किंतु अंग्रेजी आज भी अंग्रेजी दास्ता के रूप में हमारे मनोजगत में विद्यमान है। कहां विद्यमान है साथियों? मनोजगत में विद्यमान है। आगे लिखा हुआ है कि ध्यान देने योग्य बात है कि भाषा प्रधान मात्र नहीं वरन राष्ट्र का व्यक्तित्व है। भाषा क्या है? प्रधान मात्र नहीं, क्या है? राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे बहुभाषा भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है। जो हमारे बहुभाषा भाषी है, रूस भी क्या है? बहुत सी भाषाओं वाला देश है। आगे लिखा हुआ है कि जहां 66 भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, किंतु उनकी राष्ट्रभाषा क्या है? रूसी है। उनकी राष्ट्रभाषा क्या है साथियों? रूसी है। आगे लिखा हुआ है कि हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं। जो हमारी संस्कृति से निकली हुई हैं वो सब भाषाएं क्या है? हमारी अपनी हैं। आगे लिखा हुआ है साथियों, किंतु उनमें हिंदी को अपने व्यापकता एवं आरंभिक काल से ही जन विद्रोह, जन संघर्ष की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। किस भाषा के रूप में? राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है। आगे साथियों, केवल संविधान में लिख देने मात्र से यह बात पूरी नहीं हो पाती, इसे राष्ट्र के जीवन में प्रतिष्ठित करना होगा। किसके जीवन में? राष्ट्र के जीवन में क्या करना होगा साथियों? प्रतिष्ठित करना होगा। अन्यथा इस स्वतंत्रता का क्या मूल्य है? विश्व चेतना जगाने से पहले हमें अपने देश में राष्ट्रभाषा की चेतना जागृत करनी होगी। क्या होगी? विश्व चेतना जगाने से पहले राष्ट्रभाषा की चेतना क्या करनी होगी? जगानी होगी। अब आइए इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर जवाब देते हैं। लिखा हुआ है पहला प्रश्न क्या? कि किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है। कब तक? किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक उस राष्ट्र की अपनी बाड़ी नहीं होती। इस कथन से क्या आशय? तो क्या है साथियों? इस कथन का क्या है? क्या आशय है? ठीक। अगला प्रश्न है कि भाषा को राष्ट्र का एक व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? जो भाषा है उसको राष्ट्र का व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? और तीसरा प्रश्न, 8वां प्रश्न है साथियों कि हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई हमारी हम सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी है से निकटस्थ कथन क्या है? और अगला प्रश्न है साथियों 9वां कि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया क्योंकि, ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है राष्ट्रभाषा, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा।
राष्ट्रभाषा संस्कृति की संवाहक या राष्ट्रभाषा की महत्ता। अब आइए उसको फिर से पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है, यहां लिखा हुआ है जब तक उस राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती है। तो इस कथन का क्या आशय है साथियों? विकल्प को देखते हैं। वाणी के बिना राष्ट्र मूक व्यक्ति के समान है, विकल्प ए है। विकल्प बी है, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की संस्कृति का प्रचार नहीं होता है। क्या है? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की संस्कृति का क्या होता है? प्रचार नहीं होता है। या सी लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा के बिना देशवासी भावाभिव्यक्ति नहीं कर पाते। या तीसरा लिखा हुआ है कि राष्ट्रभाषा संस्कृत के महत्व का परिवर्तन करती है। कौन सा सही रहेगा साथियों? किसी भी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी रहती है जब तक वह राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती। इस कथन से क्या आशय है? तो कौन सा सही रहेगा साथियों? आपका विकल्प नंबर बी सही है। विकल्प नंबर बी क्या है? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र की संस्कृति का क्या नहीं होता? प्रचार नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों कि भाषा को राष्ट्र का व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? जो भाषा है उसमें राष्ट्र का व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? तो अब आइए ऊपर देखते हैं भाषा को राष्ट्र का व्यक्तित्व क्यों कहा गया है। यहां लिखा हुआ राजनीतिक पराधीनता की हमारी बेड़ियां जरूर कट गई हैं, किंतु अंग्रेजी आज भी अंग्रेजी दास्ता के रूप में हमारे मनोजगत में विद्यमान है। कहां पर? मनोजगत में। प्रश्न क्या है आपका कि हमारी भाषा को राष्ट्र का व्यक्तित्व क्यों कहा गया है? ठीक है। ध्यान देने योग्य बात है कि भाषा परिधान मात्र नहीं वरन राष्ट्र का व्यक्तित्व है। हमारे भाषी देश के ही समान रूस भी बहुत सी भाषाओं वाला देश है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 8वां का कौन सा सही है? 7 नंबर। ठीक। तो यहां लिखा हुआ विकल्प नंबर 1 क्या है? भाषा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, या भाषा देशवासियों की मना स्थिति प्रकट करती है, या भाषा राष्ट्र की संस्कृति या उसके संपूर्ण चरित्र की संवाहक है, या भाषा सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। तो आपने क्या पढ़ा कि भाषा को राष्ट्र का व्यक्तित्व इसलिए कहा गया है क्योंकि भाषा राष्ट्र की संस्कृति और उसके संपूर्ण चरित्र की क्या है? संवाहक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका सही रहेगा सी, भाषा राष्ट्र की संस्कृति और उसके संपूर्ण चरित्र की क्या है? संवाहक है। अगला प्रश्न है साथियों आपका कि हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी अपनी हैं से निकटस्थ कथन क्या है? ठीक है। तो इस कथन को देखते हैं। पहला विकल्प दिया हुआ है हमारी सभी भाषाएं उत्पत्ति में समान है। बी दिया हुआ है कि हमारी गोमुख रूपी संस्कृति भाषाओं की प्रसारक है। आपका सी विकल्प दिया हुआ है कि भारतीय संस्कृति अनेक भाषाओं की प्रसारक है। डी दिया हुआ है कि हमारी निर्मल संस्कृति अनेक भाषाओं की सज्जा है। तो क्या है कि हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय हमारी भाषाएं हैं। तो क्या है कि हमारी निर्मल संस्कृति क्या है? अनेक भाषाओं की सज्जा है। हमारी निर्मल संस्कृति जो क्या है? अनेक भाषाओं की सज्जा है। तो आपका विकल्प नंबर डी सही है साथियों। कौन सा? विकल्प नंबर डी। अगला है कि हिंदी राष्ट्र को राष्ट्रभाषा क्यों स्वीकार किया गया? क्योंकि अगला है राष्ट्रभाषा क्यों स्वीकार किया गया। यहां लिखा हुआ है कि और जनसंघर्ष की भाषा होने के कारण राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। आरंभिक काल से ही जन विद्रोह और जनसंघर्ष की भाषा होने के कारण क्या किया गया है? उसे राष्ट्रभाषा के नाम से क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? यह सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में प्रचलित है, या संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है, या सी नंबर लिखा हुआ है राजकाज के प्रयोगार्थ या सरल भाषा है, या डी लिखा हुआ है या आरंभ से ही जन विद्रोह एवं संघर्ष की भाषा है। तो कौन सा सही रहेगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, या आरंभ से ही जन विद्रोह एवं संघर्ष की क्या है? भाषा है। अगला है साथियों, अगला है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। अब इसका गद्यांश का शीर्षक आप लोग बताइएगा। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रभाषा है, या भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा है, या राष्ट्रभाषा की संस्कृति की संवाहक है, या राष्ट्रभाषा की महत्ता है। अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय।